हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, विज़न की 29 अगस्त की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन अपडेट हो गई है। तो चलिए हम आज के फर्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। पीएम जनधन योजना नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन कंप्लीट 6 ईयर्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। सो गाइस, ये पीएम जनधन योजना हम हर बार पढ़ते ही रहते हैं कुछ ना कुछ दिनों में। तो ये पीएम जनधन योजना किस लिए आया था? ताकि हम फाइनेंशियल असेस दे सकें हर एक बंदे को। जरा पढ़ते हैं। जो प्रधानमंत्री जनधन योजना थी ये 2014 में लॉन्च हुई थी। इसका काम क्या था? ताकि फाइनेंशियल सर्विसेज का अफोर्डेबल कॉस्ट पे हर एक इंसान एसेस ले सके और टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सके एट लोअर कॉस्ट एंड वाइडन रीच। वाइडन रीच का मतलब है कि अनप्रिविलेज्ड या अंडर रिजर्व जो एरियाज़ हैं वहाँ तक उसकी रीच को पहुँचाया सके। इनिशियली जब इसे लॉन्च किया गया था तो 4 ईयर्स के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन फिर इसे एक्सटेंड कर दिया गया था कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ। अब जरा देख लेते हैं क्या मॉडिफिकेशंस की थी। इन्होंने जो शिफ्ट किया, जो फोकस पहले था उसको इनिशियली मेनली था कि हर एक हाउस होल्ड तक क्या फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जाए, लेकिन उसके बाद फोकस इन्होंने दिया एवरी अनबैंक्ड एडल्ट। वो एडल्ट जो 18+ है और उसके पास उसका अकाउंट नहीं है बैंक में, तो उस तक उस पर फोकस किया था। साथ में फ्री एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो हमें प्रोवाइड किया गया था रुपे कार्ड्स पे, रुपे डेबिट कार्ड्स क्या इशू किया जाता था, उस पर फ्री एक्सीडेंट इंश्योरेंस था। पहले 1 लाख का था जिसे मॉडिफाई करके 2 लाख कर दिया। जो भी अकाउंट्स ओपन हुए आफ्टर 28 अगस्त 2018। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ क्या होते हैं? लाइक अगर आप अपने अकाउंट से कुछ पैसे विड्रॉ कराते हो तो आप अपनी लिमिट से ज़्यादा नहीं करा सकते, लेकिन जो फाइनेंशियल इंक्लूजन पीएम जनधन योजना के अंडर जो बैंक अकाउंट्स ओपन है उनको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की थी। पहले जो 5000 थी लिमिट, अब उसे 10,000 इन्होंने मॉडिफाई कर दिया था। और साथ में जो अपर एज लिमिट थी उसे भी इंक्रीज़ कर दिया था। जो पहले 60 थी उसको 65 कर दिया था। अचीवमेंट्स क्या हैं अभी तक? क्या पीएम जनधन योजना इस स्कीम की क्या क्या अचीवमेंट देखने को मिली है? जो टोटल अकाउंट्स हैं इसके अंदर वो 40.35 करोड़ हैं, जिसके अंदर रूरल सेक्टर में 63.6% है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और वुमेंस के पास जो अकाउंट है 55.2% है। अबाउट जो 8 करोड़ पीएम जनधन योजना है वो अकाउंट होल्डर्स उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र रिसीव हो रहा है अबाउट वेरियस अंडर वेरियस स्कीम्स। जनधन दर्शक ऐप क्या है? इस ऐप के दौरान क्या है कि जो सिटीजन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब कि क्या है, हम इंसान को जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ उनकी पहुंच में दे रहे हैं, जैसे बैंक ब्रांचेस, मतलब कि उनके नियर अबाउट दे एटीएम, बैंक मित्रास, तो ये सब उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी आप पढ़ सकते हैं कि क्या प्रिंसिपल थे इस मिशन के, पीएम जनधन योजना के। यही था कि हम जो अनबैंक्ड लोग हैं, जो लोगों का अकाउंट नहीं है, उन्हें बैंकिंग प्रोवाइड की है, जैसे ओपनिंग ऑफ बेसिक जो सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है विद मिनिमल बेसिक पेपर वर्क, KYC जैसे नो योर ज़ीरो बैलेंस या ज़ीरो चार्जेस पे, अनसिक्योर्ड को सिक्योर पहुंचाना, जैसे हमने इन इशू किया था डेबिट कार्ड जिसमें फ्री एक्सीडेंट इंश्योरेंस था, ठीक है। फंडिंग द अनफंडिंग जैसे माइक्रो इंश्योरेंस, ओवरड्राफ्ट फॉर कंजप्शन या माइक्रो पेंशन या माइक्रो क्रेडिट। 6 पिलर्स क्या आते हैं? वही कि यूनिवर्सल असेस थे पे बैंकिंग सर्विसेज का, बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट विद ओवरड्राफ्ट जिसमें हमने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी थी 10,000 की टू एवरी हाउस होल्ड। फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, ऑफकोर्स अगर हम फाइनेंशियल इंक्लूजन करेंगे तो लोग भी क्या होंगे? फाइनेंशियल लिटरेट होंगे। क्रिएशन ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड, माइक्रो इंश्योरेंस, पेंशन स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। तो ये कुछ पिलर्स हैं। जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है उसको इनऑपरेटिव ट्रीट किया जाएगा अगर वो अकाउंट में 2 साल तक कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। RBI ट्रांसफर्स ₹73,615 करोड़ टू इट्स कॉन्टीजेंसी फंड। सो गाइस, हमने अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था कि RBI ने इतने करोड़ रुपए गवर्नमेंट को दिए जो अपनी सरप्लस अमाउंट होता है, ठीक है। और ये भी पढ़ा था पिछले साल से काफ़ी कम था। जो लास्ट ईयर 1.78 लाख करोड़ था उससे काफ़ी कम है 73,615 करोड़। तो गाइस क्या होता है, गवर्नमेंट के भी 3 तरह के फंड्स होते हैं, जैसे एक तो कंसोलिडेटेड फंड हो गया, एक पब्लिक अकाउंट हो गया, और तीसरा हो गया था कॉन्टीजेंसी फंड हो गया। जो कॉन्टीजेंसी फंड होता है इसमें मेनली इसमें से हम जो मनी है वो तब यूज़ करते हैं जब कोई अनएक्सपेक्टेड या फिर अनफोर्सिन ऐसा कोई इवेंट आ जाए, ठीक है। तो यही है। अब इसके साथ क्या है, मेन रिस्क प्रोविज़न अकाउंट है वो RBI का, कितना हो गया 13.88 लाख करोड़। मेन रिस्क प्रोविज़न क्या होते हैं अकाउंट्स ऑफ RBI? देखो कितने अकाउंट्स होते हैं। एक तो कॉन्टीजेंसी फंड होता है, मैंने आपको बता ही दिया कॉन्टीजेंसी फंड क्या होता है। स्पेशल प्रोविज़न होता है जब कोई अनएक्सपेक्टेड या अनफोर्सिन ऐसा कोई इवेंट आ जाए तो उस वक्त क्या है, हम कॉन्टीजेंसी फंड से पैसा जो है उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे डेप्रिशिएशन आ जाए इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज़, रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ एक्सचेंज रेट पॉलिसी ऑपरेशन, सिस्टमेटिक रिस्क आ जाए, या रिस्क अकाउंटिंग फॉर द स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ऐसा कुछ रिस्क आ जाए तो इस वक्त हम क्या कर सकते हैं, कॉन्टीजेंसी फंड में जो पैसा होता है हम उसे यूज़ कर सकते हैं। करेंसी एंड गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट तो आप नाम से समझ पा रहे होंगे, इसमें हम कब करते हैं, जब करेंसी रिस्क आ जाए तो उस वक्त क्या है, हम टेक केयर कर सकेंगे, तो इसलिए क्या है हम इस अकाउंट को रखते हैं।
इंटरेस्ट रेट रिस्क या फिर मूवमेंट इन गोल्ड प्राइसेस। उसी तरह इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉरेन सिक्योरिटीज़ होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो मेनली फॉरेन डेटेड सिक्योरिटीज़ होती हैं, अगर उसमें अनरियलाइज गेन होता है या लॉस होता है तो उस वक्त हम इस अकाउंट का यूज़ करते हैं। इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट रुपी सिक्योरिटी, देखो नाम से पता चल रहा है, इसमें क्या करते हैं, जब रुपी सिक्योरिटी में कोई अनरियलाइज गेन या लॉस होता है तो उस वक्त हम इस अकाउंट का यूज़ करते हैं। अभी मैंने आपको यही बताया था कि जो ट्रांसफ़र था लास्ट ईयर 1.78 लाख करोड़ था, जो कि 67.5% कम हुआ है इस साल, जो आरबीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र किया। अब ये भी हमने उस दिन पढ़ा था कि एज पर सेक्शन 47 ऑफ आरबीआई एक्ट जो भी प्रॉफिट या सरप्लस होता है आरबीआई का, वो आरबीआई ट्रांसफ़र कर देता है गवर्नमेंट को आफ्टर मेकिंग वेरियस कॉन्टीजेंसी प्रोविजंस पब्लिक पॉलिसी मैंडेट ऑफ द आरबीआई इंक्लूडिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंसिडरेशन। नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं, यूएन सेक्रेटरी जनरल अर्जेस इंडिया टू स्विफ्टली टर्न अवे फ्रॉम कोल। देखो यूएन सेक्रेटरी जनरल ने अभी इंडिया को बोला कि आप अपनी जो कोल पे जो आपकी पॉलिसीज़ हैं उससे ज़रा आप दूर हटो। उन्होंने यूएन सेक्रेटरी जनरल ने इंडिया को बोला है कि इंडिया ग्लोबल सुपर पावर बन सकता है इन फाइटिंग अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज अगर वो अपना शिफ्ट फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी में कर ले। की हाइलाइट्स क्या है, कोल पे उन्होंने बोला है यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कि जो न्यू कोल ऑक्शंस इंडिया कर रहा है वो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकते हैं, मतलब कि वो इतने प्रोडक्टिव नहीं होंगे, इतना आपको लाभ नहीं पहुंचाएंगे। क्यों? क्योंकि कोल का अभी कोई फ्यूचर नहीं है और ना ही फ्यूचर में इसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं है। क्यों? इंडिया में देखा जा रहा है कि 2022 तक 50% जो कोल होगा वो अनकम्पिटिटिव हो जाएगा और 2025 तक 85% कोल अनकम्पिटिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर एक कंट्री क्या कर रही है, अब रिन्यूएबल एनर्जी की तरह शिफ्ट हो रही है और जितने भी इन्वेस्टमेंट है अपने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में कर रही हैं। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी में भी यूएन सेक्रेटरी जनरल ने वैसे इंडिया की अचीवमेंट्स की प्रेज़ करी हैं कि कितनी जैसे रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करी है और जो हमारी कंट्री का 2030 का टारगेट है कि हमने जो अपनी रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है उसे 500 गीगावाट्स इंक्रीज़ करनी है और हमने जो रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट है वो हमें 3 टाइम्स मोर जॉब्स जनरेट कर सकती है देन इन्वेस्टमेंट इन द पोल्यूटिंग फॉसिल फ्यूल। अगर हम कोई फॉसिल फ्यूल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें इतनी जॉब्स नहीं क्रिएट होंगी जितनी हम रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करके अपनी जॉब्स ले सकते हैं। तो यही है कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। क्लाइमेट चेंज पे क्या है, देखो आपको पता है कि हमारा इंडिया का एम है कि हमने जो पेरिस एग्रीमेंट है उसको पूरा करना है। तो अगर हम पेरिस एग्रीमेंट को वायलेट करते हैं, ब्रीच करते हैं, वही पेरिस एग्रीमेंट में आपको पता ही है कि हमारा 1.5 डिग्री सेल्सियस का गोल है, तो इंडिया का फेस करेगा ब्रंट ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस। इंडिया को फेस करेगा मोर इंटेंस हीट वेव्स, मतलब कि अगर उसने अभी भी कोल से शिफ्ट नहीं हुआ रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तो इंडिया फेस कर सकता है इंटेंस हीट वेव्स, फ्लड्स, ड्रॉट्स, इंक्रीज वाटर स्ट्रेस, reduce food production and all undermining process toward the sustainable development goal। आपको पता है 2030 तक हमको 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कंप्लीट करने हैं, अचीव करने हैं। तो अगर हम इस पे लगे रहे तो हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो भी हम पूरे नहीं कर सकते। फ्यूल सब्सिडीज अगर देखा जाए तो इंडिया क्या है, फॉसिल फ्यूल्स पे ज़्यादा सब्सिडीज देती है, इवन कि 7 टाइम्स ज़्यादा देती है एज़ कम्पेयर टू क्लीन एनर्जी। तो यहाँ पे भी इंडिया को ध्यान देना चाहिए, इंडिया को सब्सिडीज़ ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स पे देना चाहिए। ठीक है, तो यही यूएन सेक्रेटरी जनरल ने इंडिया को बोला है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं, पीएम ऑफिस एक्सप्लोर्स कॉमन वोटर लिस्ट फॉर लोकसभा, स्टेट एंड लोकल। फिर आपको पता है तीन हमारी इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा इलेक्शन, लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस और फिर क्या होते हैं आपकी जो लोकल इलेक्शंस होते हैं पंचायत के या म्यूनिसिपैलिटीज़ के। तो काफ़ी स्टेट्स में ये देखा गया जो वोटर लिस्ट है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी की वो अलग है और पार्लियामेंट्री असेंबली इलेक्शंस की वोटर लिस्ट अलग है। अब ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों देखने को मिला? क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है और जबकि जो हमारे लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन है उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर क्या है, रिस्पॉन्सिबल। तो यही है, इन्होंने बोला है कि ये डिस्टिंक्शन इसलिए है क्योंकि जो इलेक्शन जो कंडक्ट कराते हैं पंचायत लोकल बॉडीज़ के और लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली के वो 2 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कराती हैं, इसलिए क्या है जो वोटर की लिस्ट में डिफरेंस है। इलेक्शन कमीशन आपको पता है अंडर आर्टिकल 324 रिस्पॉन्सिबल है पोल्स कंडक्ट कराने के लिए किस किस के, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, स्टेट असेंबलीज और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के। जबकि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अंडर आर्टिकल 243K एंड 243ZA वो क्या करते हैं म्यूनिसिपल और पंचायत इलेक्शंस को मॉनिटर करता है, कंडक्ट कराता है।
और ये भी है स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास, वो फ्री है, वो अपनी इलेक्टोरल रोड खुद प्रिपेयर कर सकता है लोकल बॉडी इलेक्शंस के विदाउट कोऑर्डिनेटिंग विद द इलेक्शनल कमिश्नर। करंटली क्या, ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट यूपी, उत्तराखंड, ओडिशा, असम, मध्य प्रदेश, केरला, ओडिशा, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर ने अडॉप्ट किया हुआ है इलेक्शनल कमिश्नर के रोल्स फॉर द लोकल बॉडी पोस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट क्या है, देखो कॉमन, अगर हमारे जो लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टोरल रोल्स हैं, अगर हम वही सेम यूज़ करते हैं लोकल बॉडी के इलेक्शन में, तो उसका क्या बेनिफिट होगा? बेनिफिट तो यही होगा, पहली बात जो डुप्लीकेशन है उसे हम सेव कर सकते हैं ऑफ एफर्ट एंड एक्सपेंडिचर। कन्फ्यूजन को रिड्यूस करना होगा वोटर्स, क्योंकि वोटर्स क्या है, एक लिस्ट में तो अपना नाम देख रहे हैं और दूसरी लिस्ट में उनका नाम प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, पीएमओ ने अभी 2 ऑप्शन डिस्कस किए हैं कि हमें क्या करना चाहिए। आर्टिकल 243 के और 243 जेड ए को अमेंड करना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट को बोलना चाहिए कि वो इलेक्शन कमिश्नर की वोटर लिस्ट को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। यही सेम चीज़ है ऑलरेडी लॉ कमीशन ने रिकमेंड करी थी अपनी 255 रिपोर्ट में, और इलेक्शन कमिश्नर को भी ये रिकमेंड किया था इन 1999 एंड 2004। तो गाइस आई होप आपको ही समझ में आया होगा इसमें कहने का क्या मतलब है। आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश पासिस रिजोल्यूशन फॉर इंक्लूजन ऑफ स्टेट इन 6 शेड्यूल। सो गाइस अभी हमें पता है 6 शेड्यूल में हमारी 4 स्टेट्स हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो अरुणाचल प्रदेश भी बोल रहा है, उसने अभी रिजोल्यूशन पास किया है कि उसे 6 शेड्यूल में ऐड किया जाए। हमने शायद PT 365 में भी कवर किया था कि लद्दाख को भी शायद 6 शेड्यूल में ही ऐड किया जाएगा। तो 6 शेड्यूल में आपको पता है हम स्पेशल प्रोविज़न देते हैं फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अभी क्या है, जो अंडर आर्टिकल 244 किया है, सर्टेन एरिया जिन्हें हम शेड्यूल एरियाज ट्राइबल एरियाज शेड्यूल डिक्लेयर हैं, उन्हें हम स्पेशल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करते हैं। जो ट्राइबल एरियाज अंडर 6 शेड्यूल हैं उन्हें कौन गवर्न करता है, ये आपको पता ही होगा, पॉलिटी आपने पढ़ी है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, उन्हें गवर्न करती हैं, जिनके पास लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेटिव की ऑटोनॉमी होती है, अपने डिसीजन उनके पास होते हैं। ऑल्सो जो आपको पता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, वो इन 4 स्टेट्स में वैलिड नहीं है, वो एग्जेम्प्ट करता है 6 शेड्यूल एरियाज़ को। अभी जो ये रिजोल्यूशन इन्होंने पास किया है, वो कह रहे हैं कि 371H अंडर उनको अमेंड करेंगे। देखो गाइस, क्या आपको पता है अंडर आर्टिकल 371, ये देखो आप पढ़ सकते हो, 371 के अंदर गुजरात एंड महाराष्ट्र, हर स्टेट को क्या है कुछ कुछ स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। 371A के अंदर नागालैंड है, B के असम, C में है मणिपुर, D एंड E में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों है, F में सिक्किम है, G में मिजोरम है, I में गोवा है, J में कर्नाटक है। उसी तरह 371H के अंदर क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। तो ये बोल रहे हैं कि हम एक काम करते हैं, हम 371H को अमेंड करते हैं और इसमें हम कुछ प्रोविजंस ऐड करेंगे, जिससे क्या है हम इनके रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इनके कस्टमरी लॉ को, या फिर जो लैंड की ओनरशिप और ट्रांसफ़र है उन जो राइट्स हैं इनके, उनको प्रोटेक्ट करेंगे। एट प्रेजेंट क्या है, अरुणाचल प्रदेश किसके अंडर है, 371 क्लोज H के अंदर, और इन्हें वो सिमिलर कॉन्स्टिट्यूशनल बेनिफिट्स नहीं मिले हुए जो 6 शेड्यूल के अंडर जो स्टेट्स हैं उन्हें मिले हुए हैं। आर्टिकल 371H प्रोवाइड करता है गवर्नर को स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट। अब क्या है, ऐसे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की एब्सेंस में क्या है, जो अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले ट्राइबल्स हैं वो कहीं ना कहीं डेंजर फेस कर रहे हैं कि कहीं वो सेपरेशन की, एलिनेशन की फीलिंग ना आ जाए उनको अपने कल्चर को लेके, लैंड को लेके। ठीक है, बाकी मैंने आपसे डिस्कस कर ही दिया कि आर्टिकल 371 टू आर्टिकल 372 में कुछ स्पेशल प्रोविजन सर्टेन स्टेट्स को दिए हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपनी कुछ छोटी छोटी न्यूज़ के पास। ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रूल्स 2019 नोटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अभी क्या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो भी बिजनेस हैं, रूल्स हैं, उनको टेरिटरी ऑफ जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर है उसे बता दिए गए हैं। इसके अंदर क्या है, जो पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, ऑल इंडिया सर्विसेज और जो एंटी करप्शन की जो रूल्स हैं वो अब किसके अंडर होंगे, एग्जीक्यूटिव फंक्शन होंगे किसके, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब क्या है, चीफ मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो इनकी फंक्शनिंग में कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकते। अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में, तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का डिसीजन है उसे कंसीडर किया जाएगा और एक्सेप्ट किया जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा। 2019 में आपको पता ही है कि जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर का, आर्टिकल 370 को रिपील कर दिया गया था और उसे हमने 2 में बाइफुर्केट कर दिया गया था, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसको हमने लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोवाइड करी है, और लद्दाख को हमने लेजिस्लेचर नहीं प्रोवाइड किया। ठीक है, तो ये आपको पता ही है। चुनौती देखो नाम से ही पता चल रहा है, कुछ चैलेंज हंट है अंडर द NGIS, दैट इज द नेक्स्ट जनरेशन इंक्यूबेशन स्कीम
फॉर एडवांस्ड अनइनहिबिटेड टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन। देखो ये क्या है, नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज कॉन्टेक्स्ट है। तो कुछ स्टार्टअप चैलेंज आपको समझ में आ रहा है, हमने क्या करना है, जो स्टार्टअप्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना है और उन्हें हमें क्या करना है, कुछ फंड है उन्हें प्रोवाइड करना है। तो यही है, ये नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज फंड है, किसके अंडर है, NGIS, दैट इज द नेक्स्ट जनरेशन इंक्यूबेशन स्कीम है। इसके अंडर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स और सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, ताकि जो भी लोग स्टार्टअप, जो लोग मतलब कि इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वो कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हैं इस पैंडमिक को दौरान या इस पैंडमिक के बाद, जो लोग फेस करेंगे चैलेंजेस, उन्हें हम क्या करेंगे, इन्हें हेल्प करेंगे। विद स्पेशल फोकस मेनली हम करेंगे जो टायर 2 सिटीज़ में है, ठीक है। जो NGIS है, ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, इंडिया का कॉम्प्रिहेंसिव इंक्यूबेशन स्कीम है, जिसका विज़न यही है कि हमें इंडिया को एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट नेशन बनाना है। इसमें हम क्या करेंगे, 300 स्टार्टअप्स को आइडेंटिफाई करेंगे जो आइडेंटिफाइड एरियाज़ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और उन्हें फ़ंड प्रोवाइड करेंगे, कितना, रुपीज़ अप टू रुपीज़ 25 लाख, और कुछ और फैसिलिटीज़ जो भी उन्हें चाहिए वो हम प्रोवाइड करेंगे, जैसे मेंटरशिप, सिक्योरिटी, टेस्टिंग फैसिलिटीज़, ये सब हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे। ये जो चुनौती है ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च की गई है। आगे बढ़ते हैं, इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर, अभी आपको पता होना चाहिए कहाँ खुला है, ये केरला के अंगमैली में सेटअप हुआ है। साथ में UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ कंसेंसस करके इसका एम यही है कि हम जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है उसको हम एक्सेलरेट कर सकें, बूस्ट कर सकें, और जो हमारी इंडिया में जेंडर इनइक्वालिटी है उसे हम कम कर सकें और जेंडर पैरिटी को सिक्योर कर सकें, और एक वुमेन को सेफ प्लेस प्रोवाइड कर सके टू स्टार्ट न्यू बिजनेस एंड गेट देयर प्रोडक्ट्स मार्क्ड ग्लोबली। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो गाइस, ये तो हमने लास्ट ईयर भी पढ़ी है, मैंने PT 365 में कवर कराई है आपको। देखो ये जो इंडेक्स है वो कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड बैंक। रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट किया है कि irregularities in the data used to prepare ease of doing business ranking। देखो ये जो रिपोर्ट रिलीज़ करता है इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हम वो मेज़र करता है बिजनेस रेगुलेशंस कैसी हैं अलग अलग कंट्रीज़ में और उन्हें कैसे इन्फोर्स किया जा रहा है। अक्रॉस 190 कंट्रीज़ को ये मेज़र करता है एंड सिलेक्टेड सिटीज़ एट द सब नेशनल एंड द रीजनल लेवल। ये इनक्रेज करता है इकोनॉमिक्स को कि आपस में कम्पीट करो, कॉम्पिटिशन करो, ताकि आप अपने रेगुलेशंस को ज़्यादा एफिशिएंट बना सको। ऑफर्स मेजरेबल बेंचमार्क्स फॉर रिफॉर्म एंड सर्व्स एज अ रिसोर्स फॉर एकेडमिक्स, जर्नलिस्ट, प्राइवेट सेक्टर रिसर्चर्स एंड अदर इंटरेस्टेड इन द बिजनेस क्लाइमेट ऑफ ईच इकोनॉमी। तो गाइस इंडिया का प्लेस देखो, पिछली बार भी इसका 63 रैंक आया था अमंग 190 नेशन। तो इन्होंने बोल तो दिया कि इंडिया मूव हुआ है 114 प्लेस, लेकिन इंडिया का 63 रैंक लास्ट ईयर भी था, तो अभी भी इसका 63 रैंक ही है। आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन अफ्रीकन और स्लीपिंग सिकनेस। तो गाइस इसका नाम पढ़ लेना आप क्या है। ये देखो एक डिजीज़ है, टोगो ने अभी अनाउंस कर दिया है कि ये पहली कंट्री अफ्रीका में बन चुका है जिसने इस डिजीज़ को एलिमिनेट कर दिया। टोगो क्या है, वेस्टर्न अफ्रीका कंट्री है, इसको बॉर्डर कर है घना, बेनिन और बुर्किना फासो एंड इट एक्सटेंड साउथ में इसके गल्फ ऑफ गुनिया है। ये वाइड स्प्रेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है, जो ये स्लीपिंग सिकनेस है जो डिजीज़ है ये ट्रॉपिकल रीजन में इनके पूरे अफ्रीका में स्प्रेड हुई है। ये कैसे स्प्रेड हुई थी, इन्फेक्टेड फ्लाई के काटने से हुई थी। स्पीसीज नेटिव टू द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ये अभी एंडेमिक है 36 सब सहारन कंट्रीज़ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, महात्मा अयनकाली, 28 अगस्त 1863 टू 1949। देखो ये सोशल रिफॉर्मर थे, त्रावणकोर ब्रिटिश इंडिया में, जो कि अभी केरला में है। ये अनटचेबल कास्ट से बिलोंग करते थे, पुलाया कास्ट से बिलोंग करते थे और इन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को भी फेस किया था। इन्होंने साधु जाना परिपलम संगम को फाउंड किया था, एक एसोसिएशन था फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पुअर विच रेज फंड्स टू स्टार्ट देयर ओन स्कूल। ये मेंबर भी बने थे असेंबली ऑफ त्रावणकोर को, इन्हें श्री मूलम पॉपुलर असेंबली भी बोला जाता है या प्रजा सभा भी बोला जाता था। एक भारत शेष भारत, तो गाइस ये अभी हमने PT 365 कल्चर में कवर किया था। तो इसके अंदर क्या करेंगे हम, एक भारत शेष भारत के अंदर क्या करेंगे, हम हर एक स्टेट और हर एक यूनियन टेरिटरी को एक दूसरी स्टेट या यूटी से हम क्या करेंगे, एंगेज करेंगे, कनेक्ट करेंगे। और उसमें क्या करेंगे, वो लोग क्या करेंगे, इसमें दो स्टेट्स आपस में लैंग्वेज, लिटरेचर, क्विसाइन, फेस्टिवल्स, उनके कल्चरल इवेंट, टूरिज्म, उनमें क्या करेंगे, एंगेज करेंगे। इससे क्या होएगा, हर एक स्टेट को दूसरी स्टेट के कल्चर, ट्रेडिशंस, प्रैक्टिसेस की नॉलेज होएगी। इससे क्या होएगा, दो स्टेट्स के बीच में जो बॉन्डिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, बढ़ेगी। और इससे हम क्या करेंगे, जो इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी की जो भावना है उसे और स्ट्रेंथन करेंगे। बाकी जो एक भारत शेष भारत, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ये शायद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा किया गया था। बाकी इसमें जो नोडल मिनिस्ट्री है वो कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो गाइस यहाँ पे 29 अगस्त के डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।